नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक कौन से पेपर में है? जीएस पेपर 3 में। और इस आर्टिकल को लिखा गया है आर रामा कुमार के द्वारा। आर रामा कुमार का ये कहना है, अगर देखो इंडिया RCEP एग्रीमेंट साइन कर लेता तो ये हमारी डेयरी सेक्टर के लिए सुसाइडल होता। इस एग्रीमेंट का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था हमारे देश में फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो गवर्नमेंट पर दबाव बना। ये भी एक मेजर फैक्टर रहा कि गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। अब इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा कि क्यों इस एग्रीमेंट को साइन करना इंडिया के डेयरी सेक्टर के लिए सुसाइडल होता। देखो, WTO के जो एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया को अलाउ करते हैं कि कुछ टैरिफ इंडिया लगा सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर, लेकिन RCEP जो एग्रीमेंट था वो तो ये मांग कर रहा था कि डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर इंडिया टैरिफ को जीरो करे आने वाले 15 सालों में। अभी देखो, डेयरी प्रोडक्ट्स पर हम जो टैरिफ लगाते हैं, एवरेज टैरिफ लगाते हैं 63.8%, यानी 10 रुपये का कोई डेयरी प्रोडक्ट है तो वो बिकता है इंपोर्ट करने पर हमारे देश में 16.38 रुपये में, और अप्लाइड टैरिफ जो है वो है 34.8%। डेयरी सेक्टर देखो, हमारे देश में ऑलमोस्ट 70 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं। 70 मिलियन कितना हो गया? 7 करोड़। 7 करोड़ हाउस होल्ड्स को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है डेयरी सेक्टर के द्वारा इंडिया में। जबकि देखो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं जिनका डेयरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पे तो सिर्फ 7,000, 6,300 इतने जो हाउस होल्ड्स हैं वो डेयरी सेक्टर में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका डेयरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसके पीछे देखो काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। एक तो देखो, हमारे देश में डेयरी फार्मर्स के पास एवरेज तौर पर सिर्फ 2 गाय या फिर भैंस हैं, लेकिन एवरेज तौर पर एक डेयरी फार्मर के पास USA में 191 हर्ड्स हैं, मतलब गाय भैंस जो भी ये दूध देने वाले एनिमल्स हैं वो हैं। ये संख्या 35 है ओशियानिया में, 148 है UK में, डेनमार्क में है 116 और इंडिया में सिर्फ 2। समझ गए? तो आप सोच के देखिए कितने बड़े लेवल पर डेयरी फार्मिंग होती है इन डेवलप कंट्रीज में, और इंडिया में कितने छोटे लेवल पर होती है। ऑपरेशन फ्लड जब आया था 1960s में, तो उसके बाद हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में हम सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करते थे 1970 में, लेकिन 2018 में पूरे वर्ल्ड की मिल्क प्रोडक्शन पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं 20%। आज देखो, मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। हमें मिल्क को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता दूसरे देशों से, और ना ही मिल्क को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितना मिल्क हम इंपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट वो इंडिया में यूज़ हो जाता है। इंडिया का कंजम्पशन भी ऑलमोस्ट उतना ही है। जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो देखो ग्लोबल मिल्क के ट्रेड में ऑलमोस्ट 79% कंट्रीब्यूट करते हैं, खास करके यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA ये देश हैं। न्यूजीलैंड तो देखो अपना 93% जो मिल्क है वो एक्सपोर्ट कर देता है। अगर 100 यूनिट मिल्क प्रोड्यूस किया तो 93 एक्सपोर्ट कर दिया, सिर्फ 7% कंज्यूम किया। और ज़्यादातर देखो जो कंज्यूमर कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। 80% जो मिल्क इंपोर्ट किया जाता है वो डेवलपिंग कंट्री के द्वारा किया जाता है, और चाइना अपनी टोटल मिल्क रिक्वायरमेंट का 30% जो है वो इंपोर्ट करता है। तो आप इसे इंडिया की अचीवमेंट कह सकते हो कि इंडिया को मिल्क इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं मिल्क के मामले में। खैर देखो, हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो रिलेटिवली कम कॉम्पिटिटिव क्यों है एज कंपेरिजन टू जो डेवलप कंट्रीज का डेयरी सेक्टर है। एक तो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में डेयरी फार्मर्स के पास एवरेज तौर पर सिर्फ 2 एनिमल्स हैं, जबकि ये संख्या काफ़ी बड़ी है जो डेवलप कंट्रीज में डेयरी फार्मर्स हैं उनके पास। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लैंड काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है डेवलप कंट्रीज में, हमारे देश में उतना लैंड अवेलेबल नहीं है। और तीसरा पॉइंट, मशीनों का काफ़ी इस्तेमाल होता है, ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा होता है डेवलप कंट्रीज में। इंडिया में तो देखो सारे काम ऑलमोस्ट मैनुअली किए जाते हैं, वहाँ पे तो देखो मशीनों से ही अभी दूध निकाला जाता है, तो इनसे जो डेयरी एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
सरकार काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती है डेवलप कंट्रीज़ में डेयरी फार्मर्स को, जैसे सस्ता चारा उपलब्ध करवाना किसानों को, लेकिन इंडिया में उतने बड़े लेवल पर डेयरी फार्मर्स को सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं डेवलप कंट्रीज़ के डेयरी फार्मर्स को, जबकि इंडिया के डेयरी फार्मर्स को ये एडवांटेजेस हासिल नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। अगर इंडिया अपनी मार्केट को ओपन कर देता है तो न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन के वो कंट्रीज़ जहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उनके प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाती इंडिया में, और सबसे ज़्यादा मार पड़ती हमारे 70 मिलियन डेयरी हाउस होल्ड्स जो हैं उनको, उनका बिजनेस चौपट हो जाता। क्योंकि देखो अभी एवरेज तौर पर हमारा एक जो डेयरी फार्मर है वो दूध बेच पाता है 1 लीटर 30 रुपये के हिसाब से, लेकिन हम हमारी मार्केट को ओपन कर लेते हैं तो जो स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है, स्किम्ड मिल्क पाउडर में क्या होता है, मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है पास्चराइज्ड मिल्क से। ये SMP यानी स्किम्ड मिल्क पाउडर न्यूजीलैंड में बिकता है 150 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से, इंडिया में बिकता है 300 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से। लेकिन टैरिफ को अगर रिमूव कर दिया जाता तो ये मिल्क पाउडर सस्ता अवेलेबल होता इंडिया में, और वो किसान जो 30 रुपये 1 लीटर के हिसाब से अपना दूध बेच पाते हैं वो सिर्फ 19 रुपये 1 लीटर के हिसाब से अपना दूध बेच पाते अगर इंडिया ये एग्रीमेंट साइन कर लेता। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है काफ़ी सारी MNCs पहले से इस फिराक में थी कि कब इंडिया इस एग्रीमेंट को साइन करे और कब इंडिया में हम अपनी जड़ें जमाएं। काफ़ी सारे MNCs के नाम दिए हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड की फर्म है नेस्ले, फ्रेंच मिल्क फर्म है लैक्टलीज, फ्रेंच फर्म है डेनोन, न्यूजीलैंड की डेयरी जाइंट है फोंटेरा। क्या हो गया ये? हाँ अब ठीक है। तो इन्होंने देखो ये जो MNCs हैं इन्होंने हमारी जो लोकल डेयरी फर्म्स हैं उनको एक्वायर किया है। अब देखो अभी तो उन्हें मजबूरी में हमारे लोकल फार्मर से दूध को परचेज करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, लेकिन अगर RCEP एग्रीमेंट इंडिया साइन कर लेता तो ये सारी MNCs बाहर न्यूजीलैंड जैसे देशों से अपने मिल्क को इंपोर्ट करती क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ता। तो हमारे लोकल किसानों से दूध को कोई इंपोर्ट नहीं करता, उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता। वैसे देखो RCEP के मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा ये बोला गया था इंडिया को कि आप ये एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, अदरवाइज आपके देश में इनफ दूध अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन आपके देश में बढ़ रही है। उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट को ओपन करना चाहिए। जबकि देखो ये आर्गुमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है 2033 में हम मिल्क सरप्लस कंट्री हो जाएंगे। यहाँ पर देखो नीति आयोग का कहना है हम 2033 में 330 मिलियन मैट्रिक टन मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे, और जबकि डिमांड होगी सिर्फ 292 MMT की। मतलब हम मिल्क सरप्लस कंट्री होंगे 2033 में। हमें मिल्क को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा RCEP के मेंबर कंट्रीज़ ने ये बोला था कि वैसे देखो अगर इंडिया अपनी मार्केट को ओपन कर भी देता है तो लोकल किसानों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि देखो ये बात झूठ है। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारे डेयरी फार्मर्स को। देखो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये जो देश है ना, पहले सोच रहे थे हम TPP एग्रीमेंट से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें पहले 12 देश थे, लेकिन USA ने वो एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया था। तो अब बचे सिर्फ 11 देश। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को लगता है कि देखो USA ने तो वो साइन किया नहीं TPP एग्रीमेंट, तो अब उतना फ़ायदा जितना हम सोच रहे थे उतना फ़ायदा हमें हुआ नहीं। हम तो ये सोच रहे थे USA में हम अपने माल को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे, खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स को, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब RCEP एग्रीमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करें। इंडिया इसमें एक बहुत बड़ी मेजर मार्केट है, इंडिया को हम टारगेट करते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो पहले RCEP एग्रीमेंट में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे ही USA ने TPP एग्रीमेंट साइन नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये देश एकदम से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए RCEP में। तो लास्ट में देखो ये बोला जाता है कि सरकार का ये अच्छा डिसीजन है, हमने ये एग्रीमेंट नहीं साइन किया है, लेकिन सरकार को अब ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो भी कॉम्पिटिटिव हो, और जिन बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है न्यूजीलैंड जैसे देशों में, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमारे किसान भी इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार का प्रोविज़न हमारे डेयरी फार्मर्स के लिए किया जाए। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।